नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार संजीव त्रिवेदी। और बात दिल्ली चुनाव को लेके, आपको पता होगा दिल्ली में साल के शुरुआत में ही चुनाव है और दिल्ली भारत की राजधानी है और राजधानी से देश में रह रहे हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं जुड़ाव ज़रूर है। अब ऐसे में बात दिल्ली के मुद्दों की होगी और दिल्ली में एक और मुद्दा पनप आया है जिसका नाम है पूर्वांचल क्षेत्र। उत्तर प्रदेश और बिहार बॉर्डर एरिया लगता है, वहाँ के लोग पूर्वांचल के होते हैं और दिल्ली में बहुत बड़ी आबादी उनकी है जो रहती है और इस पर सियासत जारी है। इसी सियासत को समझेंगे और समझेंगे कि जो पूर्वांचली हैं वो किस तरीके से दिल्ली के चुनाव को पलट सकते हैं। सर, सवाल यही रहेगा, क्या चुनाव पलटेगा पूर्वांचली पे और ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? देखिए, दिल्ली के चुनाव तो अभी घोषित भी नहीं हुए हैं और कहा यही जा रहा है कि 10 जनवरी तक संभवतः घोषणा हो सकती है, क्योंकि फरवरी के महीने में चुनाव प्रस्तावित हैं। तो चुनाव के घोषणा से पहले ही जिस तरह की तनातनी आप देख रहे हैं और इस एक सवाल पर कि पूर्वांचली वोट बैंक किधर जाएगा, मुद्दे तो कई हैं और कई मुद्दों से इतर सबसे ज़्यादा फोकस आज की तारीख में पूर्वांचली मतदाताओं पर है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, जो दो मुख्य प्लेयर हैं दिल्ली की राजनीति की, दोनों ने अपने पूर्वांचली के बड़े बड़े सियासी टाइगर्स मैदान में उतार दिए हैं और एक दूसरे से दोनों टक्कर ले रहे हैं। और वजह यही है कि दिल्ली में 1.5 करोड़ मतदाता हैं आशुकेश, और 1.5 करोड़ मतदाताओं में पूर्वांचलियों की जो आबादी है वो 40 से 42 लाख है। मतलब ये कि वो 30-32% के आसपास या उससे भी थोड़ा ज़्यादा इतने लोग पूर्वांचल से यहाँ रहते हैं, जिसमें मोस्टली पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं, जो पहले तो पढ़ाई और आजीविका के लिए यहाँ आए और उसके बाद यहीं के होकर रह गए। और दिल्ली में आप जानते हैं, आपको ऐसी कई कॉलोनियाँ मिलेंगी जो कि ऑथराइज्ड हैं या अनऑथराइज्ड हैं, जहाँ पर पूर्वांचली सालों से रह रहे हैं। कुछ लोग जो बहुत बढ़िया कर गए जीवन में वो भी आपको मिलेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के। कुछ लोग जो उतना अच्छा नहीं कर पाए वो आपको कच्ची कॉलोनियों में रहते हुए मिलेंगे। यहाँ का जो लेबर फोर्स है दिल्ली का अमूमन इन्हीं पूर्वांचलियों से ही बनता है। यहाँ के कई बिजनेसेस में पूर्वांचलियों की दखल हो गई है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में एक बड़े पैमाने पर पूर्वांचल के लोगों की दखल है और इस तरह से पाया जाता है कि जो दिल्ली की सियासत है वो पूर्वांचली फैक्टर को ध्यान में रखकर ही साधी जा सकती है। आप सोच लें कि अगर 42 लाख वोटर हो जाते हैं पूर्वांचल के, तो इसका मतलब आशुकेश बड़ा सीधा है कि 70 में से कम 20 से 25 ऐसी सीटें हैं जिस पर पूर्वांचल के लोग जिस तरफ चाहेंगे नतीजा उधर जाएगा। अब यहाँ पर बड़ा एक ख़ास ये देखने को मिलता है कि जब विधानसभा के वोट होते हैं, पिछले 2 बार से ये सिलसिला देखा जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से जीत मिल जाती है। और जैसे ही लोकसभा के चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त जीत मिल जाती है। 2014 और फिर देखिए 15 में जीत मिल गई आम आदमी पार्टी को, 14 में जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, 2019 में फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत गई लोकसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी अगले साल 2020 में जो चुनाव हुए उसमें उसकी जीत हो गई। अब 2024 के चुनाव में भी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी फिर से जैसे 2015, 2019, 2024 में भी सभी सीटें, 7 सीटें हैं यहाँ लोकसभा की, वो जीत गई। और आम आदमी पार्टी के सामने अब ये प्रश्न है कि वो 2015 और 19-20 के अपने उस परफॉर्मेंस को दोहराएगी और परंपरा कायम रहेगी, या फिर इस बार यहाँ कुछ बदलाव होने जा रहा है। और इसी बदलाव की गुंजाइश को संभव करने की कोशिश करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ रही है। और प्रश्न यहाँ पर आकर के टिक जाता है कि पूर्वांचली वोट जो अपने तरीके से लोकसभा में वोट करता है, कुछ अलग तरीके से विधानसभा में वोट करता है, क्या वो उसी तरह से वोट करने वाला है
या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में वोट दिया गया था, तो क्या इस बार विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा, या फिर आम आदमी पार्टी को ही वोट जाएगा पूर्वांचलियों का, जैसे पहले के विधानसभा चुनाव में हुआ है। इसी को लेकर रसाकसी इस वक्त दिल्ली में मची हुई है। लेकिन सर, सवाल पूर्वांचलियों का इसलिए उठा है क्योंकि राज्यसभा में जेपी नड्डा ने पूर्वांचली का बयान दे दिया। आपने आंकड़े बता दिए किस तरीके से वो महत्वपूर्ण है, कैसे उनका वोटिंग पैटर्न है। लेकिन क्या अभी भारतीय राजनीति के संदर्भ में अगर मैं आपसे एक जवाब जानना चाहूँ कि सिर्फ एक मुद्दा पकड़ना है, सिर्फ एक बात पकड़नी है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको नहीं देखना है। हमने अंबेडकर का बयान सुना था, अमित शाह का बयान सुना था, उस पूरे बयान को अगर आप सुनिएगा तो उसमें वो विपक्ष पे तंज कसते हुए नजर आए, लेकिन उसको अपमानित तरीके से दिखाया गया। क्या वैसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पे जेपी नड्डा ने पेश किया और उसको अभी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ले रही है, क्या ऐसे अगर देखा जाए तो किसी के भी बयान सेफ नहीं, उसके कोई भी मायने निकाले जा सकते हैं भारतीय राजनीति में और उसको बदल के लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है? देखिए आशुकेश, चुनाव तो जाहिर है मुद्दों पर जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, तो मुद्दे हर चुनाव में अलग अलग तय होते हैं और इस बार भी मुद्दों को तय करने की कोशिश हो रही है। पिछले 2 चुनाव जो अरविंद केजरीवाल ने जीते, और क्या शानदार जीते, 70 में से 67 जीती उन्होंने। 2015 में मात्र 3 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं। और कुछ उसी तरह की परफॉर्मेंस आपको 2020 में भी देखने को मिली, जब 70 में से 62 सीटें जीती आम आदमी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी 3 के आंकड़े से बढ़कर के 8 के आंकड़े पर पहुंच गई। कांग्रेस को तब भी कोई सीट नहीं मिली। और इन दोनों जीत के पीछे बताया यही गया कि जो फ्री बांटो योजना है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की, जिसमें फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी मिलती है, फ्री में स्वास्थ्य मोहल्ला क्लिनिक के ज़रिए मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं, स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है सरकारी स्कूलों में, क्योंकि उसे मॉडल किया गया है प्राइवेट स्कूलों की तरह। इस तरह की जो बिना खर्च किए लोगों को बेहतर ज़िंदगी देने की जो कोशिश है उसको सराहा गया था और ये काम कर गई थी। लेकिन हाल के दिनों में देखा गया आशुकेश कि भारतीय जनता पार्टी ने भी फ्री वाली योजनाओं का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया है और कई राज्य वो इस दम पर कि वो फ्री में ख़ास तौर पर महिलाओं को मदद देती है। कुछ हज़ार रुपए हर महिला को राज्य में जो ज़रूरतमंद है और जो उनकी क्राइटेरिया में आती है उनको मिलता है। तो इस तरह से अब फ्री वाला दोनों का मामला बराबर हो गया है। केजरीवाल ने तो दिल्ली में भी अनाउंस कर दिया है महिलाओं के लिए। जी हाँ, देखिए वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत करी, लेकिन उसके जवाब में दिल्ली में भी घोषित हो गया है कि ये जो है महिलाओं की सम्मान योजना 1000 रुपये अभी हम आपको देंगे और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 2100 रुपये हो जाएंगे। अब ये ओरिजिनल आइडिया किसका है? ये ओरिजिनल आइडिया भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है। ओरिजिनल आइडिया क्या कहें, और भी लोगों का है, लेकिन फिलहाल हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी इसकी लाभार्थी रही है। कांग्रेस ने भी कर्नाटक में और दूसरी जगहों पर इसका लाभ उठाया, तेलंगाना में सरकारें बनाई इसी आइडिया के दम पर यहाँ जो बात हो रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की टक्कर है। देखिए प्लेयर कांग्रेस माफ करें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी की टक्कर है। कांग्रेस तो भी प्लेयर है लेकिन उस तरह से प्लेयर वो है नहीं। अब यहाँ पर ये जो रेवड़ी वाली बात है ये इसमें तो दोनों बराबर हैं, क्योंकि कांग्रेस क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी कह रखा है कि हम अगर चुन के आते हैं तो वो सारी योजनाएं जो चल रही हैं वो चलती ही रहेंगी। तो नए मुद्दों की अब ज़रूरत है, क्योंकि जो फ्री वाली जो है वो तो दोनों देंगी, ये दिल्ली की जनता आश्वस्त है। तो नई योजनाएं सामने आ रही हैं। अब नई योजनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए पहली योजना जो है वो पूर्वांचलियों की उठाई गई, इस पर आएंगे, लेकिन और योजनाएं और जो मुद्दे हैं उनको पहचान कर ले। पहले मुद्दा के तौर पर पूर्वांचली हो गए। दूसरे मुद्दे के तौर पर आजकल अंबेडकर का सवाल खूब चल रहा है। रेवड़ियों की बात हम लोगों ने कर ली है। तो अब ये इस तरह के जो मुद्दे हैं इन्हीं मुद्दों के दरमियान चुनाव होना है। अंबेडकर के सवाल पर जो स्लग फेस्ट हो रहा है, खींचतान मची हुई है, उसमें जाहिर है कि एक झटका भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि यहाँ ये दर्शकों को बताना ज़रूरी है कि दलित आबादी एक
बड़े हिस्से के तौर पर दिल्ली में निवास करती है और कई ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज हैं जैसे सुल्तानपुरी, करोल बाग, 40% से ज़्यादा आबादी दलित मतदाताओं की है। और ऐसे कम से कम 6-7 कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां दलित मतदाता ही सबसे ज़्यादा हैं और वो तय कर सकते हैं कि चुनावी जीत किसकी होने जा रही है। तो एक मुद्दा ये है जिस पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर हैं इस वक्त। आज ही आपने देखा कि कैसे दलित बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस की है। इसके पहले उन्होंने फ्रीबीज की जहाँ तक बात है तो फिर महिलाओं के अलावा जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनके लिए संजीवनी योजना के तहत, आयुष्मान यहाँ नहीं चलता है जो भारतीय जनता पार्टी की योजना है, बल्कि संजीवनी योजना चलती है और उसके ज़रिए इलाज बुजुर्गों का होगा। तो इस तरह से तो दी ही जा रही है। अब ये अंबेडकर के सवाल के अलावा पूर्वांचलियों का सवाल है और जैसा आपने बताया, जेपी नड्डा जी भाषण दे रहे थे राज्यसभा में 17 दिसंबर को और उन्होंने कहा कि देखिए हम पर आरोप है कि हम वोट कटवा रहे हैं। वोट कटवाए नहीं जा रहे हैं, बल्कि चाहे जो भी हो दिल्ली में वोटर, वो वोट करने लायक है कि नहीं है, उसके वोट के आकलन का अधिकार हर देशवासी को है, चाहे वो पूर्वांचली हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, सबको ये साबित तो करना ही पड़ेगा। बस इसी बात को लेकर संजय सिंह भी राज्यसभा के सदस्य हैं, वो खड़े हो गए और उन्होंने चिल्लाकर कहा कैसे हिम्मत कर सकते हैं, पूर्वांचली और बांग्लादेशी रोहिंग्या को दोनों को कैसे मिलाया जा सकता है। इस मुद्दे को अरविंद केजरीवाल ने टेकअप कर लिया है और अब हर जगह ये बात कही जा रही है कि देखिए पूर्वांचली और रोहिंग्या को मिला दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और जैसे रोहिंग्या के वोट काटे जा रहे हैं उसी तरह पूर्वांचलियों के भी वोट काट दिए जाएंगे, उनको यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा, उनकी दिल्ली में पहचान मिट जाएगी और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम उनके हक हुकूक की रक्षा करेंगे। अभी आम आदमी पार्टी का दावा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है देखिए फिर से बरगलाया गया। एक अम्बेडकर के सवाल पर तो बरगला ही रहे, अब ये इस सवाल पर भी बरगला रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि ये हावी ना हो जाए कहीं ये बोल बोल करके। इसीलिए अब पूरा पूर्वांचल समाज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो उतरा हुआ है और उसमें मनोज तिवारी लीड कर रहे हैं। पूर्वांचलियों की आवाज़ बनकर आम आदमी पार्टी से संजय सिंह है, वो लीड कर रहे हैं और ये दोनों टक्कर जो है आज की तारीख में खूब चल रही है दिल्ली में। सर पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि भले ही भारतीय जनता पार्टी को सीटें कम आई थी, ग्रोथ तो था ही लास्ट इलेक्शन से, लेकिन जो वोट परसेंटेज था वो बहुत ही कम था। मतलब इतना था कि लोग ऐसा मान रहे थे कि आने वाले जो चुनाव होंगे, अगली बार जो विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें बीजेपी अच्छी खासी सीटें लेके आ सकती है। तो वो फ्री में जो फ्री रेवड़ी की बात पीएम मोदी करते हैं, जो भी फ्री स्कीम्स है अरविंद केजरीवाल के देने के बाद भी अब हो सकता है उस पर इम्पैक्ट डाले, महिलाओं के खाते में जब वो पैसे डालना शुरू करेंगे तो क्या वो उस वक्त जैसे बीजेपी ने कमबैक किया, सीटें बढ़ाई, वोटिंग परसेंटेज का जो आंकड़ा था वो बढ़ाया और आम आदमी पार्टी के साथ कम किया उस आंकड़े को, क्या ये पूर्वांचली मुद्दा वो सारी मेहनत पानी में डाल सकता है क्या? मतलब इतनी पावर है, इतने नंबर्स हैं। देखिए ये डर भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा आम आदमी पार्टी की है। कारण ये है कि भले ही मात्र 8 सीटें आई पिछली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी को और उसके पहले मात्र 3 सीटें, लेकिन 2015 में भारतीय जनता पार्टी को आए थे 32% वोट, जो कि 2020 में बढ़ के हो गए 38% वोट। तो 32 to 38% का मतलब ये हो गया कि 6% वोटों का इजाफा भारतीय जनता पार्टी को हारने के बावजूद मिला। अब देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस गौण थी पिछली दफ़ा 2015 में भी और 2020 में भी। इस बार जिस तरह से संविधान के सवाल को राहुल गांधी ने उठाया है, दलितों के सवाल को जिस तरह से उठाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा अंबेडकर के प्रश्न को लेकर के, आप जानते हैं कि एजिटेशन पूरे देश में, और कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी पार्टी है, वो प्लान कर सकती है। अंबेडकर के सवाल पर उसने प्लान कर रखा है, अंबेडकर का अपमान नहीं सहा जाएगा। मार्च निकाले जा रहे हैं, दिल्ली में भी निकाले जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक वोट परसेंटेज बढ़ता है कांग्रेस का, तो कहते हैं कि सारा आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो दरअसल कांग्रेस का ही वोट है। और अगर थोड़ा उसमें से काटने में सफल हो जाती है कांग्रेस पार्टी, तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता बन जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक है वो नीचे जाएगा
क्योंकि कांग्रेस उसमें से वोट लेगी और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक तो बढ़ रहा है, तो ये बढ़ता हुआ वोट बैंक कहीं ऐसा ना हो कि कई सीटों पर खेल कर लेकिन दे। सर ये तो मान लीजिए ना, दलित का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, तो दलित वोटर्स तो बीजेपी के साथ भी जा रहे हैं, तो वो दलित वोटर्स क्या बीजेपी से छटक के उधर चले जाएं, कांग्रेस के साथ चले जाएं? ये भी हो सकता है। और अंबेडकर वाले मुद्दे पे, वो पूर्वांचली वाले मुद्दे पे यहाँ पे आम आदमी पार्टी घेरी रही है, तो हो सकता है बीजेपी के लिए भी ये खेल उल्टा पड़ जाए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी पूर्वांचली माफ़ करें दलित वोटर्स जाते हैं, पर जो ज़्यादा बड़ी आबादी है दलित वोट्स की, वो गैर भाजपा दलों में अभी तक दिल्ली में पैटर्न देखा गया है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर वो आम आदमी पार्टी हो। पूर्वांचलियों की एक बड़ी संख्या अभी भी देती है वोट भारतीय जनता पार्टी को, बावजूद इसके कि ज़्यादा बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी को मिलता है। और यही एक डर है जो कि सता रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी आम आदमी पार्टी को, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कांग्रेस जिस तरह से एजिटेशंस ला रही है, उसका आंदोलन चल रहा है, अगर वो इस बार कुछ सीटों पर मजबूत उपस्थिति दर्ज करा देती है तो वहाँ पर फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा। त्रिकोणीय संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी हमेशा बेहतर करती है और ये देश के किसी भी हिस्से में देखा गया है, दिल्ली भी अछूता नहीं है। अब त्रिकोणीय दिल्ली में कैसे बनेगा अगर कांग्रेस भी मजबूत प्रदर्शन करने लगती है। लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि देश में कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा है। हालांकि दिल्ली में उसे कोई सीट नहीं मिली, लेकिन दिल्ली में भी उसके उम्मीदवारों ने बढ़िया प्रदर्शन किया। हार सभी सीटों पर हुई, 3 सीटें थीं और जैसे कन्हैया यहाँ से चुनाव लड़े थे, मनोज तिवारी के खिलाफ हार गए, लेकिन अच्छा खासा वोट उनको भी आया। तो ऐसे में अगर कांग्रेस वोट परसेंटेज कुछ ले आती है तो माना यही जाता है कि उस वक्त तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ थे लोकसभा चुनाव में, पर अब तो अलग अलग हो गए हैं। तो ये जो ट्रायंगल बन जाता है, त्रिकोणीय संघर्ष हो जाता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में लाभ हो सकता है। और यही चिंता है कि आम आदमी पार्टी समय से पहले ही अपने आप को सचेत कर लिया उसने, और वो पूर्वांचलियों के सवाल को लेकर के सामने आ गई है कि देखिए भाई, पूर्वांचलियों को तो खदेड़ देगी भारतीय जनता पार्टी, आप हमारे साथ आइए, आपके जो हक हैं वो हमारे साथ ही सुरक्षित हैं। तो अब देखिए पूर्वांचलियों का क्या हिसाब किताब है। पूर्वांचलियों का हिसाब किताब ऐसा है कि वो भले यहाँ रहते हैं, लेकिन अपने आप को उन्होंने अपने अपने राज्यों से जोड़ करके रखा हुआ है। छठ में, दिवाली में हर वक्त उनका माइग्रेशन जैसा स्थिति हो जाता है। खूब आप देखते होंगे कि ट्रेन्स भरी हुई हैं, लोग बाग जा रहे हैं, आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली खाली हो गई उन दिनों के लिए। वो अपने जड़ों से भी जुड़े हुए हैं और यहाँ दिल्ली में भी अपना पांव जमा करके उन्होंने रख रखा है, और इसीलिए उस तरफ के जो नेता होते हैं वो बड़े पॉपुलर हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति रामविलास पासवान की जो पार्टी, जो चिराग पासवान अब नेतृत्व करते हैं, उनको भी टिकट देने जा रही है। तो सब लोग पूर्वांचली वोट बैंक को लेकर के बहुत ही ज़्यादा संजीदा हैं, खासतौर पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत करीने से उसने कल्टीवेट किया है पूर्वांचली वोटों को। और अभी मैं पा रहा हूँ कि वो लिट्टी चोखा की पार्टी, जो कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का डिश है, उसको खूब उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटी छोटी पार्टियां की जा रही हैं ताकि जोड़ा जा सके। चाय पे चर्चा, उसके जवाब में रेवड़ी पर चर्चा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि देखो जी, हमने कितने फ़ायदे आपको दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में एक चेहरा भारतीय जनता पार्टी का और एक चेहरा आम आदमी पार्टी का, इन दोनों के पास चेहरे हैं। अब क्या होता है, लोकसभा चुनाव में चेहरा होता है मोदी जी का, तो जाहिर है कि सारे वोट बैंक उस तरफ चले जाते हैं। विधानसभा चुनाव में चेहरा होता है अरविंद केजरीवाल का, तो वोट बैंक अरविंद केजरीवाल को देखता है। कांग्रेस के पास वो चेहरा कोई है ही नहीं जो कि दिल्ली की बातों को रखे सामने, और राहुल गांधी अपने आप को दिल्ली की राजनीति से उस तरह से जोड़ते नहीं हैं। तो लिहाजा यही हम लोगों ने देखा कि वोट जो है वो बंटती हैं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अगर इस बार खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि कांग्रेस भी कुछ वोट ले लेती है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी होगी, और उसी से निपटने के लिए पूर्वांचलियों को अपनी तरफ पूरी तरह से खींच लिया जाए, इस प्रयास में आम आदमी पार्टी लगी हुई है।
अब देखिए कि पूर्वांचली इस बार कैसे चुनाव बदलते हैं, क्योंकि नंबर्स हैं इनके पास और दोनों ही पार्टियां, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, इन वोट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दिल्ली चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं, अलग अलग मुद्दे और निकल के आएंगे और उन सभी मुद्दों को हम एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए इनसाइड स्टोरी लाते रहेंगे। फिलहाल इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।